हेलो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मार्च 2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, उसके मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और अगर अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लेंगे। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उसका सॉल्यूशन जल्दी कैसे किया जा सकता था, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके कठिन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए, यानी कि मोड बताइए। अगर आपसे बहुलक पूछे, मोड पूछे तो ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है कि आपको ये बताना होता है कि कौन सी संख्या मैक्सिमम बार आई है। जैसे आप इसमें ऑप्शन का सहारा आप लेंगे, बोलेंगे 54 कितनी बार आया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कितनी बार 54 है। तो 1, 2 और 1, 2, 3, 54 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। 41 देखेंगे, 41 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार। 40 कितनी बार आया है? 1, 40 आया है 2 बार। ठीक है? और फिर 46 कितनी बार आया है? 46 अगर आप ध्यान से देखेंगे, 46 सिर्फ और सिर्फ 1 बार आया है। तो आपको पता है कि जो संख्या मैक्सिमम बार आती है, उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, यानी कि बहुलक बोलते हैं। तो ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? ऑप्शन वाले तरीके से करेंगे तो गलती होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, गलत होगा ही नहीं। जैसे देखें, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कहता है आरजू ने 55,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू की करती है। 3 महीने बाद विमला उसकी साझेदार के रूप में व्यवसाय में जुड़ जाती है। यानी कि जैसे बिज़नेस स्टार्ट हुआ, उसके 3 महीने बाद विमला जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ 8 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में विमला का योगदान क्या है? यानी कि 2 दोस्त हैं और पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और जब भी पार्टनरशिप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पैसा लगता है और जितने टाइम की लगता है, उसका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। मैंने क्या बोला कि जो पैसा है, यानी कि पी अगर है और ये टी टाइम के लिए लगा रहा है और ये दूसरा आदमी पी है और ये दूसरे टाइम टी टू, इसका अगर पहला पहला आदमी का मान लें, ये दूसरे आदमी का मान लें, तो इसका जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा, यानी कि लाभ जो होगा, उसका रेशियो P1/P2 होगा। ये प्रॉफिट है। ठीक है? ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा और ये आपका क्या है? अमाउंट है, कितने पैसे लगा रहा है वो, और ये क्या है? टाइम है। ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे कि कोई आदमी का पैसा कितने टाइम के लिए लगा हुआ है और कितना पैसा लगा हुआ है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो होगा, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है मेरे भाई। जैसे बोला गया 55,000 रुपए कौन लगाती है? आरजू लगाती है और ये व्यवसाय में पूरे टाइम के लिए, यानी कि 1 साल के लिए रहती है। तो इसको टाइम लगा, इसने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगा के रखा। वहीं दूसरी जो इसकी दोस्त विमला है, उन्होंने 3 महीने के लिए रखा, लेकिन पैसा कितना है ये पता नहीं। 3 महीने के बाद लगा, यानी कि 12 महीने में इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए ही रहा, तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, जो कि दिया गया है क्या? 8:9। ये बात आपको पढ़ते ही डायरेक्ट यही बात लिखनी है और इसको सॉल्व करना है। 9 से 9 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ध्यान से देखेंगे तो ये 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 पचा 55 होता है और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 5 13, 13 में से 2 चला जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है। 13, 11 5 16, 16 में से 7 चला जाएगा, 9 होगा जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 12 में से 8 चला जाएगा। ठीक है? 12 में से 8 चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये 10 में से 8 चला जाएगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि सिर्फ 11 का मल्टीपल देख के भी आंसर किया जा सकता था। जबकि आपको पूरा अगर सॉल्व करना है मेरे भाई, तो 2 से इसको काट लेंगे, कितने बार में चल जाएगा? 27 दूनी 54 होता है, 1 बच जाएगा, तो 5 दूनी 10, डबल 0। अब x इस साइड जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 तिया 15, 7 तिया 81, 82, डबल 0। यानी कि 825 डबल 0 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैंने जो आपको बिना पूरा कैलकुलेशन सॉल्व किए हुए, यहाँ से देखते ही क्या पता किया जा सकता था कि 55 है और 11 कहीं नहीं आ रहा, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा और क्वेश्चन को बहुत कम समय में 5 से 10 सेकंड में उड़ाया जा सकता था। ठीक है? लेकिन आपको ये बात मेंटली पता होनी चाहिए पहले से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर 2 वस्तुएं 700 रुपए की दर से खरीदता है। ठीक है? दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य करता है और x 60% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है।
यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 60% और 20% का। फिर भी वो क्या करता है 630 का लाभ कमाता है। यदि वह Y को 76% की एकल छूट में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या बोला कि क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन आपसे जैसे ही लाभ प्रतिशत पूछे तो आपके दिमाग में एक बात पता होना चाहिए और वो बात क्या है कि कितने में वस्तु खरीदी गई होगी और कितने में वस्तु बेची गई। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप प्रॉफिट परसेंटेज इजीली बता सकते हैं। जैसे बोला गया कि 700 रुपए है और दोनों को समान अंकित मूल्य करता है, यानी कि मार्क प्राइस दोनों वस्तु का क्या है, सेम है। मार्क प्राइस दोनों वस्तु का क्या है मेरे भाई, आप बताएंगे। मार्क प्राइस दोनों वस्तु का सेम है। जैसे मैं मान के चलता हूँ मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है, ये क्या हो रहा, अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस, इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 60% पर। अगर हम लोग किसी चीज पर डिस्काउंट देते हैं 60% तो वस्तु बेचा कितने पे गया होगा, 40%। 40% को लिख सकते हैं हम लोग 2/5 या 40 4/10 लिख सकते हैं, इसको 2/5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करें, पूरा कर दें। 40% को क्या लिख सकते हैं, जैसे 40 1% क्या बोलते हैं, 20% कितना होता है 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। फिर ये 40 80% का डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देता है तो वस्तु बेच बेच कितने में रहा होगा, इसका 80% यानी कि 8/10 या 4/5 भी हम लोग बोल सकते हैं। मेंटली आप काट सकते हैं या फिर 1/20 करें और फिर 4/5 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आया आपका क्या, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु बचता होगा वो सेलिंग प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस है कितना, 700 रुपए में खरीद रहा है और 630 का फायदा कमा रहा है। इसका मतलब ये वस्तु को 1330 में बेच रहा होगा। ठीक है, बहुत ईजी सी बात मैंने बताई कि मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बचता है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो इस साइड का सेलिंग प्राइस इस साइड के सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप काटेंगे तो कटता हुआ एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, एक बार 2 से कटेगा, 4 से कटने का भी संभावना नहीं दिख रहा। तो हम लोग मार्क प्राइस को फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, उससे कोई दिक्कत हमारा पड़ेगा नहीं। 1350 गुना 25/16, ये हमारा क्या हो गया, मार्क प्राइस। ठीक है, ये फ्रैक्शन में ही रहने दिया हम लोगों ने, पूरा कटने का दिख नहीं रहा कि हम लोग क्यों इसको काटे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये मार्क प्राइस पे फिर से जो डिस्काउंट देगा तो वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर आपको सेकंड कंडीशन का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता चल जाए रेशियो, तो आप इजीली बता पाएंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 700 में खरीद के ला रहा है, मार्क प्राइस कितना है 1350, 1330 गुना 25/16, और डिस्काउंट कितने दे रहा है, 76% का डिस्काउंट। तो वो बेच कितने में रहा होगा, 24% में। कितने में बेच रहा होगा आप बताएंगे, 24%, 24/100। यहां से काट देंगे 25 चौका 100। ठीक है, ये 4 6 24 और कटेगा, ये 2 से काट लेते हैं, इसको 8 से काट लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से काट लिया, 2 तिया 6 और इसको 8 से काट लिया, मतलब 2 से काटा तो 8 दूनी 16 हो गया। अब यहां से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और काट लेते हैं, तो इस 13 का 3 तिया 9, 13 तिया 39, ये इतना हो गया। और ये कितना होगा, हम लोगों ने ठीक किया है, यहाँ 4 दूनी 8 ही होगा, हम लोगों ने यहाँ 16 कर लिया, जिसके कारण ये क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8 आएगा, ये हमारा मार्क प्राइस आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे क्या है 1330 गुना 25/8, 76% का डिस्काउंट दे रहा तो 24% में बेच रहा होगा, बटा 100, और ये कितना आया 700 रुपया इसका सीपी है। यानी कि हम लोग कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता कर लेंगे, वहां से ये चीजें काफी आसान हो जाएगी। ये कितने बार में, 3 बार में, ये 25 चौक 100 और एक जीरो से एक जीरो अगर काट लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 13 तिया 39, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। यानी कि 200 399 में हम लोग कोई वस्तु अगर बेचते हैं, और क्या ये और किसी से कटता दिख रहा है, 7 से भी कटता हुआ दिख रहा है, 7 चौक 28, ठीक है, 7 पचा 35, ये 14, 7 7 49, क्या हो जाएगा 7 पचा 35, बच जाएगा 4, 7 49। यानी कि पता चल गया कि 40 में कोई चीज हम लोग खरीद के ला रहे हैं, 57 में बेच रहे हैं, तो 17 का फायदा हो रहा है। इस पे 40 पे परसेंटेज अगर निकालना हो 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, यही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। यहाँ से ये चला जाएगा 170/4, तो ये कितना होगा, 4 चौक 16 तो होगा ही होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 4 दूनी 8, 42, बच कितना जाएगा 2, तो 4 पंचा 20, तो ये आ जाएगा 42.5 आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, 27 का क्यूब माइनस 22 का क्यूब, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है। तो आपको अगर 27 का क्यूब पता है और 22 का क्यूब पता है, तब तो आप इजीली निकाल सकते हैं। या फिर आप कभी-कभी देखें तो ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग-अलग है। 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप बताएँगे 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि यूनिट डिजिट क्या रहेगा 3, क्या रहेगा 3, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 3। तो इस 3 में से 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8, तो इस साइड कुछ भी हो 13 में से 8 चला जाएगा, तो 5 यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी कि इसका यही आंसर होगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कई बार आपको ऐसे भी करना होता है ताकि आपका समय बचाया जा सके। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कितनी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 720 रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि आपको जो है साधारण ब्याज दिया गया मेरे भाई, कितना दिया है 720। आपको पता है कि रेट इंटू टी जो होता है, रेट इंटू टाइम जो होता है, वही ब्याज प्रतिशत होता है। तो 6 गुना 3, इसी 18% जो होगा यही क्या होगा ब्याज, और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 720। आपसे पूछा जा रहा है कि वो राशि कितनी थी, यानी कि वो जो है 100% राशि रहा होगा, तो आपसे 100% का वैल्यू निकालना है। 18 चौका 72, 40 बार में चला जाएगा, यानी 1% का वैल्यू 40 होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 40 पर 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 4000 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे कहता है कि आयुषी और निधि की वर्तमान आयु का अंतर 26 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 30 वर्ष था। यदि आयुषी निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु क्या है, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे क्या दिया गया है, एक है आयुषी और एक है निधि, इस दोनों के बीच का अंतर दिया गया है 26 वर्ष। ठीक है, हमने आयुषी को आयुषी मान लिया, निधि को निधि मान लिया। आज से 5 वर्ष पहले, यानी कि ए भी 5 साल पहले और निधि भी क्या 5 साल पहले, इस दोनों के बीच का योग जो है, इस दोनों के बीच का योग ये कितना था, ये था 30 वर्ष। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो a प्लस एन क्या होगा, ये -5 -5 -10 होगा, जो इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप पहुंचते हैं तैसे ही आपके दिमाग में एक बात याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ऐसे आप करते हैं तो आपका टाइम बचेगा। कैसे, अगर एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में दिया हो, अगर बड़ा का वैल्यू निकालना हो तो जोड़कर आधा करते हैं, और अगर छोटा वैल्यू निकालना हो, आपसे पूछा है निधि की वर्तमान आयु, तो निधि छोटी है तो छोटा का वैल्यू निकालना हो तो 40 में से 26 घटेगा, 14 आएगा, 14 का आधा आप करेंगे 7। इतना सा करने के बाद इससे आगे लिखेंगे नहीं आप। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ए से ए कट जाएगा तो माइनस एन माइनस 2n, और 40 में से 26 चला जाएगा -14, तो n का वैल्यू कितना आएगा आप बता देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 7 14। तो ये चीजें आप सिर्फ इतना सा लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। ये बातें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा वैल्यू पूछेगा तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, छोटा वैल्यू पूछेगा तो घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो तो ये चीजें उसके बाद आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां से आपको समय बचा लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महाविद्यालय में कक्षा ए में 20 विद्यार्थी थे, कक्षा बी में 30 विद्यार्थी थे। यदि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाती है, तो कक्षा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्षों में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको समझना होता है कि करना कैसे है। जैसे आपको दिया गया है, एक है ए और दूसरा है बी। यहाँ पर आप वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 25 5 का 30, यानी ए और बी के जो स्टूडेंट है उसका रेशियो 5:6 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि एक में 20% बढ़ता है पहले साल, उसके बाद 30% बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पर सक्सेसिव काम कर रहा होगा। सक्सेसिव आपको पता है कैसे लगाते हैं, 20 + 30, 20 + 10 प्लस 20 गुना 10/100। ये चीज आप औरली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। आप बता देंगे 20 और ये 2 जुड़ जाएगा, 30 2 32% होगा।
ये बातें आपको लिखनी नहीं होती है अगर डाटा इतना आसान हो तो। ये 32% ए बढ़ जा रहा है 2 साल में, ठीक है? ऐसे तो दिख रहा है 20, 10, 30 लेकिन सक्सेसिव लगता है क्योंकि 20% बढ़ने के बाद 10% बढ़ता है इसलिए 32% का ओवरऑल बढ़ जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है 20। जैसे यहाँ लिखेंगे इसके बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप मान के चलें वेटेड एवरेज में क्या लगाते हैं आप? मानते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी आप मान सकते हैं। जैसे मैंने 20 मान लिया तो अगर 20 ही होता तो इस साइड वाले पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन ये साइड वाला बोलता कि मैं 20 थोड़ी हूँ, मैं तो 12 ज़्यादा हूँ, 20 से 32 हूँ, तो हम लोग बोलते हैं 32 ज़्यादा हो तो 20 से ज़्यादा बड़ा आंसर होगा। तो कितना 12 पंच 60 ये इतना ज़्यादा होगा और ये बट किस में जाएगा 6 5 11 इतना प्रतिशत में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे अगर आपको याद हो 1/11 9.09 होता है तो उससे 6 गुना 54.45 ऐसे करके आएगा। तो आप या तो ऐसे कर लें या फिर इसको अगर आप करेंगे तो 20 प्लस 11 पचा 55 और बच कितना जाएगा फिर से 5 11 पचा 55 बच जाएगा 5 11 पचा और 44 बच जाएगा 6 11 पचा 55 यानी कि 25.45 ऐसे भी कर सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप उसको 1/11 9.09 से 6 को मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोला गया किसी डाटा का माध्य 20 और माध्यिका 30 है, आनुभाविक संबंध का उपयोग करके डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ अनुभव जन्य सूत्र भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अनुभव जन्य सूत्र। लेकिन आपको समझना है कि ये बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में ही बात कर रहा है। हिंदी में कई बार अलग अलग बातें लिखी होती है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जो मोड होता है यानी कि जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है, याद कैसे रखेंगे? 3 गुना माध्यिका, माध्यिका में ज्यादा लीटर है तो ये 3 से गुना होता है माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्य छोटा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैंने ये क्या बताया इसमें, ठीक है? तो बहुलक कितना निकालना है? बहुलक निकालना है तो माध्यिका कितना है? 30 है, माध्यिका कितना है? 30, तो 30 गुना 3 90 और ये कितना है? 20 यानी 40। तो कितना हो जाएगा? 50 आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक नल किसी टंकी को 11 घंटे में भरता है, एक अन्य नल भरी हुई टंकी को 22 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली हो और दोनों नल में एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ये आपको बताना है। यानी कि एक तो कर रहा है खाली, एक कर रहा है भर्ती। जैसे ए मान लेते हैं, ए जो है ये कर रहा है 11 भर दे रहा है, जबकि बी जो है इसको 22 घंटे में खाली कर सकता है। आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका एलसीएम लगाएंगे, निकालेंगे तो इसका 22 आएगा। यानी कि ये इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 2 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में। ये खाली करने वाला था, इसको भी हम लोगों ने माइनस लगा दिया। ठीक है, बोला कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगा कितना? टंकी की क्षमता कितनी है? 22 और हर घंटे भरेगा कितना? ये जो 2 और 1 निकला है ये इसका एफिशिएंसी है। 2 यूनिट भर पा रहा है, 1 यूनिट खाली कर पा रहा है तो 1 ही यूनिट भर जाएगा, भरेगा हर घंटे। तो 22 यूनिट भरने में कितना लग जाएगा? 22 घंटा इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला गया है कि यदि 15 नोटबुक की कीमत 240 है तो 292 में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती है? ठीक है, यानी कि 240 का वैल्यू अगर आपसे बोला जाए, 240 रुपया जो है इसका वैल्यू जो है 15 नोट के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है 992 का वैल्यू कितना होगा? तो एक ही नियम आप जानते हैं, 15/240 गुना 992। ठीक है, आप ऑप्शन देखें तो कटने वाला ऑप्शन है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 सेकंड 15 एकन 15, 15 से काट लेते हैं डायरेक्ट। 15 एकन 15 बच कितना जाएगा? 6, 15 छक्का 90। 16 से कटाते हैं, 16 पंच 80, 16 छक 96 बच जाएगा 3, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 62 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऐसे ही करना है, देखने के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंसर डायरेक्ट आएगा तो ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है नहीं। बोला गया इसका वैल्यू निकालिए, इसका रूट अंडर 225 प्लस रूट अंडर 0.04 माइनस
4.84। जैसे ऑप्शन पे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, 25 किसका होता है? ये 15 का होता है। 15 गुना 15 225 होता है। और ये कितना होगा? 0.2। इसका 4 का कितना होता है? 2 और 10। ये जो नीचे का 100 का निकालेंगे, यानी कि 1/√100 आएगा नीचे, तो इसका 10 आएगा, तो डेसिमल मात्र एक डिजिट के बाद जाएगा। और ये कितना होता है? 4.42। ये होता है 22 का। कितने का होता है? 22 का। तो ये 22 2.2 होगा। 2 डिजिट के बाद हो तो 1 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल। ठीक है। 15 में से 2 चला जाएगा, इसमें से इसको डायरेक्ट हटाते हैं तो ये कितना होगा? -2 बचेगा, और 15 में से -2 चला जाएगा तो 13 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। देख कर बताया जा सकता है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी यात्री एक यात्री किसी शहर ए से शहर बी तक 48 किलोमीटर की चाल से जाता है और 60 की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में कुल समय 9 घंटे है तो ए और बीच की दूरी ज्ञात बताइए। यानी कि मान के चलते हैं एक्स है और ये 48 की स्पीड से जाता है, यहाँ से कुछ टाइम लगेगा। और फिर अगर एक्स है और ये किससे स्पीड से जाता है? 60 की स्पीड से, यहाँ से कुछ टाइम लगेगा। और ये टोटल टाइम किसके बराबर है? 9 के बराबर। ठीक है। पहला तो एक तरीका ये है। इस तरीके के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करें एलसीएम लेके, किया जा सकता है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसका एलसीएम होगा कितना? या फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये नंबर कटेगा किससे। अगर मैं 270 लेता हूं तो ये 9 से नहीं कट रहा, तो इसलिए 270 आंसर नहीं हो सकता। लेकिन 224 देखें तो ये 6 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 48 से भी कट जाएगा। आंसर देखकर ये बताया जा सकता है, क्योंकि पूरा पूरी कटना चाहिए तभी तो 9 घंटे आएंगे। आप चेक कर सकते हैं 240/48। कई बार ऑप्शन पे अगर आप ध्यान रखते हैं मेरे भाई, तो ये चीजें काफी आसान हो जाती है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और ये 5 बार में जाना चाहिए तो 5 बार चला जाएगा, तो 9 घंटे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। तरीका क्या है कि आपको रेशियो लेना है स्पीड का। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? एक 48 है और एक 60 है, तो बढ़ चौक 48, 12×5 = 60। स्पीड का रेशियो ये होता है, तो टाइम इसका उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो टाइम 5:4 लग जाएगा। और टोटल 9 घंटे है, तो यानी 5 घंटा का ही बात किया जा रहा है। तो 5 घंटा में 48 की स्पीड से आप क्या जा सकते हैं, तो आप बता देंगे 8×5 = 40, 5×20 = 24। तो यहाँ से भी देखें 240 आंसर आ रहा है। आप इसमें भी करके देख सकते हैं, 60×4 240, या 5×4 = 9। इसी 9 की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब 5 घंटे ही टाइम लग रहे होंगे। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे। दोनों तरीका बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन फिर से एज पे है, प्रॉब्लम ऑन एज। जूही और सुरभि की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु का योग इतना था। यदि जूही सुरभि से बड़ी है तो सुरभि की वर्तमान आयु बताइए। तो क्या आप इसको मेरे भाई औरली कर सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी था। जैसे x + y क्या दिया गया है? x - y कितना दिया हुआ है? नाम ही रख लेते हैं, x y क्यों रखे हम लोग। एक है जूही और एक है सुरभि। इसका कितना है? 24। आज से 5 वर्ष पहले, तो जूही -5, सुरभि -5। ठीक है। इस दोनों का जो योग है वो किससे बराबर है? 66 वर्ष के बराबर है। तो जूही प्लस सुरभि, और ये 66 इधर आ जाएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा है सुरभि, फिर से पूछा है सुरभि, और सुरभि क्या है? छोटी, तो छोटा वैल्यू आपसे पूछा गया है। 74 में से 26 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 52। 52 का आधा कितना होता है? 26। तो 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बोला गया सेम क्वेश्चन है, पहले हम लोगों ने बेसिक से समझा था, और हम लोग इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है नहीं। यदि बोला गया 20,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से त्रिमासिक रूप से, यानी कि हर 6 महीने में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी 6 महीने में होना चाहिए और त्रिमासिक है। अगर 12 महीने के लिए 12% है तो 3 महीने के लिए कितना होगा? 3%। ब्याज क्या रहा होगा? हर 3 महीने के लिए 3%। और 6 महीने का पूछा है तो 2 टर्म आएगा, जिसके कारण इसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। 3 + 3, 3 × 3/100, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 3.09। ये आएगा आपका सीआई। सीआई परसेंटेज आपसे पूछे आप बता दें डायरेक्ट। ये हमने कैसे किया? ये किया हमने 3% अगर पहले टर्म में है, पहला टर्म पहला 3 महीने में, अगले 3 महीने में भी 3% होगा, तो यहाँ सक्सेसिव लगता है सीआई में। इसका सक्सेसिव आप लगाएंगे 3 + 3,
प्लस 3 गुना 3/100, ये कितना हो जाएगा 6.09। यही बात हमने ऑरली यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मिश्रधन पूछा है, अगर अमाउंट 20,000 है और मिश्रधन अमाउंट 100% रहा होगा, उसमें 3.09% ब्याज होगा, तो ये मिश्रधन कितना आएगा, इतना आएगा। 100 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन, यानी कि अमाउंट हो जाएगा, जिसमें कि ये क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो आएगा इसमें ब्याज इंक्लूड आएगा। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है तो नीचे आएगा 100, और ये डेसिमल हटेगा तो ये भी आएगा 100। तो कितना 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, तो ये डेसिमल यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 206, 206, 18 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्यों नहीं आया, एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 18, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। और सॉरी, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 3 6 होगा 6.09, तो यहाँ पर 6.09 होगा। अब यहाँ से आप इसको करेंगे, मैं समझाने के कारण आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो कितना 2 12 18, ये ऑप्शन ए का दिखाई दे रहा है। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है, ये तरीका सबसे आसान है। यदि 8 पेन की कीमत इतनी है तो 12 पेन की कीमत कितनी है, तो 8 पेन का कीमत दिया गया आपसे, 8 पेन का 136, तो 12 पेन का आपसे पूछा है क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से अगर काटना चाहेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 8। अगर 1 का 68 वैल्यू तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 68 गुना 3, 8 तिया 24, 7 18 1 19, 19 सॉरी 6 तिया 18, 2 20, 204 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ए बटा बी, ये सी बटा डी, ये ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ऐसे 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 भी कट सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये बातें समझने वाली है। कहता है एक पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसको 15 घंटे में भर सकता है, सी आउटलेट यानी कि उसे पानी निकालता है जो 20 घंटे में भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। ए और बी 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है, टंकी भरने में लगने वाला समय बताइए। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग ही आप चलते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे बोला गया ए है, ए कितने में कर सकता है 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, और सी 20 घंटे में। पहले सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, तो 60 इसका एलसीएम आएगा, दिख रहा है। कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो इससे कट जाए, आप 120 भी लेंगे तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को 20, 5 को 60, और ये 3। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये इफिशियंसी निकाल लगे, ये इसका ये है, यानी कि 12 घंटे है तो 5 यूनिट हर घंटे काम करना होगा। ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, 5 4 9, तो 9 यूनिट काम होगा, हर 5 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 45 यूनिट पानी भर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सी को खोल दिया जा रहा है, तो बचा हुआ रिमेनिंग बचेगा कितना काम, बचेगा 45, 60 में से 45 चला जाएगा 15, इस 15 को भरना है। अब सी को भी खोल दिया गया है, 5 4 9, और ये खाली करने वाला है, 9 में से 3 चला जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 3 5 15, तो यहाँ 2.5 घंटा यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि 5 घंटा पहले लग रहा था और 2.5 बाद में लग रहा है, तो टोटल जो है 7.5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया इसको जोड़ने पर परिणामी संख्या अनुपात में हो, तो इसका शॉर्टकट अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। हालांकि इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको जोड़ना है कोई नंबर 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, और 11/13, इसमें भी एक्स जुटेगा। ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या, इसमें आप चेक करके भी देख सकते हैं। हालांकि आसान है क्वेश्चन, वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो कई बार आप अगर एक्स नहीं निकालने के लिए इसमें कोई बड़ा नंबर, ये इसमें ऐसे दिया होता है कि रूट एक्स प्लस 2 का वैल्यू निकालें, तो आप ऐसे नहीं ऑप्शन से नहीं कर पाते, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना होता। इसलिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, 2 2 का पेड़ लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, ये कितना आएगा 1,
और इसका डिफरेंस कितना आएगा 2। फिर से इस दोनों का डिफरेंस लेना है 1 और इसी 1 का वैल्यू निकालना है। अगर यह 2 होता तो हम लोग फिर भी 1 का वैल्यू निकालते। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा 11 और ये कितना होगा 4। 11 में से 4 चला जाएगा, 7 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप रख कर भी देखेंगे 7 2 9 ये 10, तो ये 9/10 और ये कितना होगा 7 18/20। तो ये आप देख सकते हैं 7 रखकर तब भी ये चीजें आपका हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट अगर याद रखते हैं तो ऑप्शन वाला तरीका अगर आसान है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपसे पूछ दिया गया होता x+4 का वैल्यू बताइए, x+2 का वैल्यू बताइए, तो फिर x का वैल्यू 7 + 2 9 9 होता और इसका वैल्यू 3 होता। आंसर में 3 होता, आप रख नहीं पाते। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके पता होनी चाहिए मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x आपको दिया गया है 5 + 2 √6 और x-1 और √x पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया 5 + 2 √6, इसमें 1 माइनस करना है और ये नीचे क्या दिया गया √5 + 2 √6, ये आपको निकालना है। ठीक है, आप एक बात ध्यान से समझें, ये क्या होगा -1 से चला जाएगा तो -4 4 + 2 √6। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें आप, 5 + 2 √6 लिखा हुआ है। जब भी आपको इस तरीके से दिखे 2 दिखे तो इसको ऐसे ब्रेक करें जिसका स्क्वायर 5 हो। तो हम लोग जैसे √3 + √2 लिखें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या होता है a² + b², तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ये बात लिखा जा सकता है, और रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये ऐसे आएगा 3 √3 + √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा जिसके कारण क्या होगा, ये हमारा 4 + 2 √6 और नीचे आएगा √3 + √2। अब अगर ध्यान से देखें इसके बाद हम लोग रेशनलाइज करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा √3, नीचे हम लोग 1 बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 - √2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है a + b, a - b, ये होता है a² - b²। तो यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा, तो नीचे वाला पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बच क्या जाएगा 2 + √6 और √3 - √2। सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 4√3 + 2 √6 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 9√2 रूट अंडर 9 × 2, तो 9 का कितना होता है 3 3√2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। फिर ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा ±-4√2 और ये कितना होगा 6 दूनी 12, 2√12, तो 12 में 4 × 3 होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 √3। यहाँ पर क्या होगा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अगर आप ध्यान से देखें ये 4√3 माइनस वाला प्लस से कट जाएगा और ये 6 में से 4 चला जाएगा तो 2√2 क्या होगा इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है इसको सरल कीजिए, 5/6 है प्लस 1/3 है। जब भी नीचे 6 दिख रहा है तो हम इसको भी 6 कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/6 हो जाएगा। मैं ऐसे इसलिए करता हूँ, इससे क्या होता है टाइम बच जाता है। 2/5 है तो 2/5 ये 3/10 है, तो इसको भी 4/10 कर लें प्लस 3/10। आप देखेंगे इससे बहुत फायदा होगा, इससे क्या होगा ना आपको अननेसेसरी कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब 1/2 और माइनस 1/6 है, तो इसको हम लोग 1/6 कर लेते हैं, तो 3/6 माइनस 1/6। 1 मिनट,
यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड में है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ये 10 ऊपर चला जाएगा 10/7 आ जाएगा, गुना 5/10 प्लस 2/6। यानी कि हम लोगों ने ये वाला भी पोर्शन काम कर लिया। ये 7 से 7 चला जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 5 बार में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25/30, और ये कितना हो जाएगा, इसको और भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 5/6 प्लस 2/6, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/6, जो कि ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक राशि में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की कमी की जाती है, समग्र प्रतिशत। फिर से आपसे सक्सेसिव पूछा गया है, तो -20 -8 प्लस -20 गुना -8/100, ठीक है। यहाँ दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते तो ऐसे कर लेते हैं, -28, और ये यहाँ से 0 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1.6, तो कितना हो जाएगा 26.4 माइनस में, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं 20 नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, -12 -8 प्लस 12 गुना 8/100। ये मेंटली किया जा सकता है, इसमें पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं। ये कितना हो जाएगा -20, और इसमें -12/96, माइनस माइनस प्लस तो 0.96, 19.04 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। माइनस में आएगा, इसका मतलब ये क्या है, डिस्काउंट होगा इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि 20% यानी 12% और 8% का 2 बार अगर डिस्काउंट दिया जाए तो 19.4 ही होगा, ठीक है ओवरऑल। 21 में त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अर्धवृत्त का पहले आपको समझना होगा अर्धवृत्त क्या होता है। एक वृत्त है उसका आधा पार्ट, यानी कि अगर ये वृत्त है तो इसको इससे काट देंगे तो ये इस तरीके का आएगा, ठीक है। किस तरीके का आएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये ऐसा आएगा, इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है आपको समझना है। अर्धवृत्त बहुत बेसिक सा बात है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। अर्धवृत्त का परिमाप, पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2πr। 2πr इसका आधा होगा, ये वाला पोर्शन इसका क्या होगा आधा, तो ये πr होगा। इसमें क्या होगा, ये वृत्त में ये वाला पोर्शन नहीं जुड़ता, लेकिन इसमें ये पोर्शन जुड़ जाता है जिसके कारण कि 2r होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 22/7 गुना 21 प्लस 21 दूनी 42, 7 या 21, 21 या 63, 21 या 63, 21 देखिए 22 या 66, मैंने ठीक लिखा था, 66 प्लस 42 108, ठीक है। 108 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बोला गया किसी खोखले बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 7 है, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 20 है, तो पाइप संपूर्ण पृष्ठफल दोनों सिरे शामिल करते हुए, यानी कि क्या है कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है जो खोखला है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या, जैसे मान के चलो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस तरीके का, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरीके का है, ये पूरा का पूरा नीचे इस तरह से है, और नीचे भी इसी तरीके से बना हुआ है, इस तरह का बेलन है। ये 3D फिगर होगा, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। है क्या ना कि इसका जो ये वाला रेडियस है, बाह्य रेडियस वो 7 सेंटीमीटर और अंतर रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अगर आप ध्यान से समझें, अगर हम बाहर वाले से का सिर्फ सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, तो 2πr, बाहर वाले का रेडियस r इंटू एच, और अंदर का क्षेत्रफल निकालें तो 2πr इंटू एच। और ध्यान से जो मैंने बनाया था इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक यहाँ पर रिंग बनेगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, इसलिए बोला है दोनों सिरों को शामिल करते हुए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
उसका क्षेत्रफल बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ऊपर नीचे 2 को बनेगा, तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इमेजिनेशन कर पाते हैं तो ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन भी लिया जा सकता है, 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई एच कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर, और ये क्या बचेगा 2 पाई, 2 पाई, इसको और भी दिया जा सकता है बट रहने देते हैं, इसी पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 गुना 22/7, ऊंचाई कितनी है 20, और ये कितना है 7 और 7 6 13, 7 6 13, तो फोन आ रहा है अभी, ठीक है, 7 6 13, यहाँ पर क्या होगा 2 गुना 22/7, और ये कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, 49 और ये 6 36, 49 में 36 चला जाएगा तो ये भी 13, 49 में 36 चला जाएगा 13, तो यहाँ से भी हमारा सेम ही चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 गुना 22/7 गुना 13, कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा 20 और इधर क्या बचेगा 1 21, तो ये क्या होगा 2 गुना 22 गुना 13/7 है, और ये 21 है, तो 7 तिया 21, ठीक है। आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, साथ ही साथ 13 39 दूनी 78, 22 गुना 78 आपको निकालना है, कितना 22 गुना 78, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 22 78 गुना 22 अगर निकालना हो हमें, 78 गुना 22 क्या होगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1 15, तो 16171, जो कि ऑप्शन डी दिख रहा है। तो यूनिट डिजिट प्लस 11 का मल्टीपल से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, 2 ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल, एक ये है और एक ये है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन अगर करना हो तो इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन लंबा क्वेश्चन है भी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डिराइव कर सकते हैं कि क्या क्या होगा उसमें। किसी व्यक्ति 42,000 वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है, यदि एक वस्तु को 45% का लाभ और दूसरी पर 45% की हानि होती है, तो समग्र लाभ आपसे प्राइस पूछा है। दोनों वस्तु को समान दर पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सीपी और एसपी, ये अगर इसका रेशियो आपसे पूछे, अगर 45% का लाभ होता है, यानी कि 100 का सामान 145 पे बेच रहा होगा, तो अगर आप इसको काट पाएंगे तो 20 का सामान 29 पे जाएगा। ये मैं मेंटली कर लेता हूँ, 145 5 10 15 45, ये 20 का सामान 29 पर बेच रहा होगा, फिर 45% की हानि, यानी कि 100 का सामान 55 में बेच रहा होगा, तो 20 और 11 5 55, ठीक है। तो यहाँ से इसमें पहले वाले कंडीशन में इसको लाभ होगा, दूसरे में हानि होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपसे बोला गया है दोनों सेम पे बेचता है। अगर हम इस रेशियो को 29 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर ले टोटल को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो आएगा 220 गुना, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें निकालना है कि ओवरऑल कितना होगा। तो 29 गुना 11 क्या होता है, वस्तु को बेच कितने रहा है 9, 29 9 2 11 2 1 3, इतने पे वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 319 पर वस्तु को बेच रहा है, और पूछ रहा है उसका लाभ क्या है। यहाँ पर देखेंगे 2 लाभ है और इसके साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितने का हानि हो रहा है 9 का माइनस 29, तो आप देखेंगे सॉरी यहाँ 9 का हो रहा है और यहाँ 9 का 29 हो रहा है, तो 9 गुना 11 99, ये प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस क्या हो रहा है 30 गुना 9 करेंगे 270, 9 3 27 270, 270 में से 9 चला जाएगा 261, 261, ठीक है। मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 100 घटाते तो 161 होता, लेकिन 99 घटाते 162, यानी कि आपको 162 का वैल्यू बताना है, 162 का, ये क्या लॉस है,
ठीक है, ये इसका लॉस है। 600 इसका वैल्यू कितना दिया, 4 2 1 2 3। अगर आप ध्यान से देखें तो निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो अभी भी क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन भर भर के है। 4200 हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं 4200 42,000 बटा 319 और किसका निकालना है, 162 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 9 9 में 81 9 18 826 और ये 1199, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, जिसके कारण से इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस 161। और यही क्या है, हम लोग यूनिट पे काम कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ये किससे कट रहा है, 10 3 13, ये किसी से कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। 319 एक प्राइम नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हानि होना चाहिए और 2 डिजिट शुरुआत का फर्स्ट सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। किसी से कटता हुआ दिख नहीं रहा। अगर ये 2 बार में कटे 32 होना चाहिए था, 3204 मतलब 324 होना चाहिए था। 324 है नहीं, 324 324 है नहीं, 324 से थोड़ा कम है। तो ये वैल्यू 2 बार में कटता तो 21 से बड़ा आंसर होना चाहिए। तो 21 से बड़ा दोनों आंसर है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 162 गुना 42 पे ले करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 16 दूनी 32 और ये 8 16 चौका 64। ये कितना आ गया, 4 8 2 10 4 3 7 1 8 और ये 6। 6804 पे कितना, 3 जीरो, 6804 पे 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा 6804 पे 3 जीरो। और इसको डिवाइड किससे करना है, 6804 पे 3 जीरो, इसको डिवाइड करना 319 से, इससे 319 से पूरा कर ही देते हैं। यहाँ से हेल्प ले लेंगे किससे, यहाँ से 2 पहली बार में जाएगा तो 638 और ये कितना आएगा 2, ये 7 में से 3 चला जाएगा 4 और यहाँ खट्टम खुट्टी, यहाँ फिर 4 आएगा, फिर एक बार में जाएगा, यहाँ से हमको हेल्प मिल जा रहा है और ये 5 और ये 2, एक में से एक गया 1, ये 0 और ये 1, फिर कितना आएगा, ये 0 आएगा। अब देखें ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा या 4 में, 4 बार में 1200 होना चाहिए, 4 बार में 12 होगा, तो ये 3 बार में जाएगा तो 319.29 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से इसे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है। ठीक है, बोला गया कि बहुभुज का एक बाह्य कोण इतना है, तो बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बाह्य कोण दिया गया है 40, तो नंबर ऑफ साइड अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ साइड n निकालना हो कितना है, तो 360 बटा n। अगर n क्या है, ये साइड है, इससे बाह्य कोण निकलता है, ईच बाह्य कोण निकालना 360 बटा n होता है, जो 40 के बराबर है। यहाँ से एक चल जाएगा कितने बार में, 9 बार में, तो n जो नंबर ऑफ साइड होगा वो 9 होगा। विकर्ण अगर निकालना हो आपको, n इंटू n माइनस 3 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 6 चला जाएगा 3 बटा 9 में से 3 चला जाएगा 6 बटा 2, ये 3 बार में चला जाएगा, तो 27 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 27, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। कोट थीटा अगर 1/√3 है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कोट ये कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो चीज दिया गया है। अगर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो ये क्या होता, 1, अगर हम लोग इसको अगर एक बार ये सोच लें 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, तो आप बताते कि ये वाला टर्म क्या होता, कोस स्क्वायर थीटा होता। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इमेजिनेशन है, बाकी आप वैल्यू रखेंगे तब भी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में प्लस का साइन है और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा।
ये क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। और ये क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर है। और ये कितना होता है, ये होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 4/3 प्लस 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और 5 या 15 4 19/3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर होगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 19/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने 25 का सारा क्वेश्चन यानी कि 25 का 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और ये 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, और आपके जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।